कहानी की शुरुआत एक सफेद बालों वाले बेवकूफ लड़के से होती है जो कि इस जादुई दुनिया में अकेला ऐसा शख्स था जो अब भी लेवल 1 पर ही अटका हुआ था। इतना ही नहीं भाई साहब, ये हालात पिछले 3000 सालों से ऐसे ही है। अब जहां एक और लोग उसे गंदे, नल्ले, बेरोजगार छपरी की तरह ट्रीट करते थे, वहीं दूसरी ओर वो इस दुनिया में अपनी अहमियत साबित करने के लिए बेताब था। दरअसल इस दुनिया में कई अलग अलग लेवल्स थे, जहां वो लड़का जिसका नाम बई था बचपन से ही एस्टेब्लिशमेंट फाउंडेशन लेवल में था। अचानक 3000 साल बाद स्वॉर्ड सेक्ट लेवल पर थंडर बीस्ट का हमला हो गया और इस दौरान एक चमन लड़ाकू ने सोचा कि वो अकेले ही सारे बीस्ट को हरा देगा, जैसे नारुतो करता था। लेकिन बीस्ट के एक ही वार ने उस बेचारे चमन को नर्क का रास्ता दिखा दिया। इधर कुछ ही सेकंड में कई लोग मारे जाते हैं कि तभी किंग मिंग स्वॉर्ड सेक्ट का नेता यूनजी वहां पर आ जाता है और अपने अल्टीमेट स्किल से वो उनसे लड़ाई करने में लग जाता है। इस दौरान उसे लगता है कि वो सभी बीस्ट को अकेला ही हरा देगा, लेकिन जब नेताजी ने उनकी संख्या देखी तो डर के मारे उनकी पैंट गीली हो गई। वो समझ जाता है कि बीस्ट बहुत ही ताकतवर है और ऐसे तो भैया उसकी गवर्नमेंट बिक जाएगी। इसीलिए वो अपने सारे लोगों को आदेश देता है कि सभी मिलकर उन पर हमला करें। इस दौरान एक आदमी पेड़ पर बैठा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरी ओर बे, जो कि कई रिफाइनिंग लेवल्स में अभ्यास कर रहा था, अपनी शक्ति दिखाता है जो आसमान तक पहुंच जाती है, लेकिन थोड़ी देर में उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। बेचारा बे इतनी एनर्जी लगाने से थक गया और सांस लेने की कोशिश करता है। साथ ही वो अमर लोगों से नाराज होता है क्योंकि 3000 साल बीतने के बाद भी वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल में नहीं पहुंच पाया था। अब थोड़े ही समय में वो बाहर निकला कि तभी उसे पहाड़ी के नीचे से कुछ शोर सुनाई दिया। इधर यूनजी को समझ आता है कि वो सारे जानवरों को नहीं हरा सकता, तो वो 7 स्टार माउंटेन से मदद बुलाने के लिए किसी को भेजता है। लेकिन बीच रास्ते में उसकी मुलाकात बे से हो जाती है और वो केबल वे से नीचे उतर आता है क्योंकि वो उड़ नहीं सकता ना, इसीलिए। इसके साथ ही बे उस आदमी से तलवार छीनता है और छलांग लगाकर नीचे कूद पड़ता है। उधर नीचे किसी की सीटी की आवाज से थंडर बीस्ट पीछे हट जाते हैं। तभी धुएं के बीच से एक आदमी बाहर निकलता है जिसे यूनजी तुरंत पहचान लेता है। ये तो डीमन सेक्ट का सुप्रीम लीडर हू फू फैंग है। फैंग बताता है कि उसने अमर होने की परीक्षा पास कर ली है और अब वो भी ताकतवर बनना चाहता है। वो अगले ही पल यूनजी को लड़ाई के लिए बुलाता है, लेकिन अगले ही पल यूनजी ने ये बोलकर मना कर दिया कि उसकी मम्मी ने मना किया है, लड़ाई करना बुरी बात होती है ना। इसी बीच हू फू बताता है कि ये बिजली के जानवर उसी ने भेजे थे, जिससे यूनजी गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन हू फू की एक ही शक्ति के वार से उसका दिमाग सेट हो जाता है। तभी अचानक अपना नल्ला सुपरस्टार बे अपने स्टाइल से जमीन पर उतरता है, जिससे धरती पर गहरा गड्ढा बन जाता है। उधर हू फू उसे दिखाने की कोशिश करता है कि वो कितना ताकतवर है, लेकिन बे उस पर ध्यान ही नहीं देता। बे तब हैरान होता है जब उसे पता चलता है कि हू फू जैसे राक्षस भी उस लेवल में पहुंच चुके हैं जहां वो अब तक नहीं पहुंच सका। हू फू की बातें उसे गुस्सा दिला देती है और फिर अगले ही पल दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बे के हमले इतने तेज थे कि वो हू फू को हवा में उड़ा देता है। इधर ये खतरनाक सीन देखकर यूनजी बेहोश हो गया। उसे ये विश्वास ही नहीं हुआ कि बे जैसे नल्ले ने हू फू को हरा दिया था। लेकिन उधर गुस्से की बजाय हू फू बे से ट्रेनिंग मांगता है, जिसे बे तुरंत मना कर देता है। उसका कहना था कि एक तो वो खुद अभी उड़ नहीं सकता और उसके साथ ही उसे अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए अभी भी उसे शिलाजीत की गोलियां खानी पड़ती है। वहीं हू फू बे को बताता है कि उसके फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल का राज उसके पास है। बस फिर क्या था, ये सुनते ही बे तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे साथ ले जाता है। दरअसल हू फू घंटा कुछ नहीं जानता था, वो तो बस उसकी एक स्कीम थी जो काम कर गई। उधर यूनजी को नुकसान की भरपाई की चिंता होने लगी थी, लेकिन बे की घूरती नजरें देखकर हू फू वादा करता है कि वो 2 गुना हर्जाना देगा, जिससे यूनजी उस सीक्रेट मैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए मान जाता है, जिसकी खबर बे को चाहिए थी। कि तभी अचानक वहां एक जू लैंग नाम का भूत आ जाता है जो कि हेड्स लेवल से आया था। उसने बे को धमकी दी थी कि उसने पिछले 3000 सालों से कुछ नहीं उखाड़ा, इसलिए अब बस बहुत हुआ, वो उसके साथ चले। लेकिन इस पर बे उसे ये कहकर मना कर देता है कि अभी तो उसकी उम्र ही क्या है। ये सुनकर जू लैंग गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने ये ऐलान किया कि अगर बे उससे हार गया तो वो उसे नरक की दुनिया में ले जाएगा। वहीं दूसरी ओर यूनजी के पूजा पाठ करने पर बे उससे कहता है कि ये सब बेकार है। इसके साथ ही यूनजी उसे उसकी जड़ी बूटियां देते हुए टूटे हुए छत को ठीक करने को कहता है। जा छत को ठीक करके आ।
और ये छत वही थी जो कि उसने जू लैंग से लड़ते हुए थोड़ी सी तोड़ दी थी। दरअसल लड़ाई के दौरान बे ने जू लैंग को ऐसी लात मारी कि उसे तो दिन में तारे ही दिख गए। इसके बाद बे खुद लड़की में बदलकर युनजी को अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल्स दिखाता है और फिर एक जहां युनजी बे के लिए कैलेस्टियल हर्ट हब ढूंढने निकल पड़ा था, वहीं दूसरी तरफ बे उड़ने की कोशिश में तलवार पर चढ़ता है, लेकिन एक बार फिर से नीचे गिर जाता है। अब वो ठान लेता है कि उसे किसी भी हाल में फाउंडेशन लेवल तक पहुंचना ही है। इस दौरान कुछ मजबूत लड़ाके बे को आता देख छिप जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कोई ताकतवर इंसान है। इसी बीच जैसे ही वो लोग उस पर हमला करने वाले होते हैं, तभी एक बच्चा आकर उन्हें बुरी तरह से पीट देता है। ढिशक्यां ढिशक्यां ढिशक्यां। इसके साथ ही वो बे से कहता है कि वो राक्षसों को मारने जा रहा है और ये कहते ही वो आगे बढ़ गया। बे उसकी इन बातों से इतना ज्यादा इंप्रेस होता है कि वो उसके पीछे पीछे हो लेता है। थोड़ी ही देर में वो एक भयानक अंधेरी गुफा में पहुंच गए जहां चारों तरफ हरा टार फैला हुआ था कि तभी अचानक एक राक्षस उस लड़के पर हमला कर देता है, जिसके वार से बचते हुए उस लड़के ने अगले ही पल में उसके 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उसकी नजर दीवारों पर चारों तरफ पड़ती है जहां बहुत सारे राक्षस मौजूद थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक एक करके जितने हो सकते थे सभी राक्षसों को मारना शुरू कर दिया और आखिरकार मेन गेट तक पहुंच ही गया, जहां उसकी टक्कर एक बहुत बड़े राक्षस से होती है। और उस राक्षस ने जैसे ही लड़के पर हमला बोला, इतने में ही किसी ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और ये कोई और नहीं बल्कि अपना नल्ला हीरो बे ही था, जो अगले ही पल एक एक करके सारे राक्षसों को मार गिराता है। बे की ये खतरनाक शक्तियां देखकर वो छोटा सा लड़का उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, लेकिन वो ये बात अपने चेहरे पर नहीं आने देता। इसी बीच छोटा लड़का खेती करने वाले किसानों से नाराज दिखता है। वो उन पर शांग चुआन दरबार और राज्य को बर्बाद करने का इल्जाम लगाते हैं। इस दौरान उसने अपना नाम तांग ये बताया और उसने बे से कहा कि वो उसके साथ उसके शहर चले ताकि वो मिलकर राक्षसों का सफाया कर सके और लोगों को बचा सके। इतना ही नहीं, तांग ये ने उसे दौलत और शोहरत देने का भी वादा किया, लेकिन बे का कहना था कि उसे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक बार डोसा इडली सांभर चटनी मिल जाए तो मजा आ जाए। इधर खाने के दौरान तांग ये लगातार बे को खाने से रोकता है क्योंकि उसे शक था कि डिलाइट हाउस की चुड़ैलों ने कहीं अपने जादू से खाना बिगाड़ ना दिया हो। इसी बीच वहाँ एक औरत आती है जिसका नाम शू जियांगचू था। वो ब्लेस्ड सेक्ट की प्रमुख थी और ये वही औरत थी जिसने हुंग फू को एक रहस्य बताया था ताकि वो उसे बे तक पहुंचा सके। इसके साथ ही वो ये भी बताती है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब उसे राक्षसों की बढ़ती संख्या के लिए फंसाया गया है। इसी बीच तांग ये के चले जाने के बाद से सू बाई से गंदी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो घबरा कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बे को बताया जाता है कि सारी जड़ी बूटियां अफसरों ने खरीद ली है। इस दौरान वो चुपके से 2 अफसरों की बातचीत भी सुन लेते हैं जो लीवी परिवार के एक कमजोर लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसी बीच जब वो अफसर वहां से निकलने ही वाले होते हैं, तभी एक बच्चा उनके पास खाने के लिए भीख मांगता है। कुछ खाने के लिए दे दो ना। दरअसल वो ये नहीं जानते थे कि वो बच्चा असल में कोई और नहीं बल्कि बे ही है जिसने अपना भेष बदला हुआ है। इधर शांग चुआन राज्य में वर्कशिप सेरेमनी की तैयारियां हो रही थी। इस दौरान राज्य के ग्रैंड मास्टर सीमा राजा के पास खड़े होते हैं, जबकि एक आदमी राजा का स्केच बना रहा होता है जिसमें राजा सेक्सी सू के साथ योगा करते दिख रहे थे। इसी बीच राजा नया रोब पहनता है जिसे सीमा तुरंत बदलने को कहता है क्योंकि उसका मानना था कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ये सुनते ही राजा तुरंत आदेश देता है कि राज्य से और लोग बुलाए जाए। इधर 2 कर्मचारी गुस्से और चिंता के साथ वहाँ से जाते हैं क्योंकि उन्हें सीमा की हरकतें अच्छी नहीं लगती। उन्हें पता था कि वो राजा के कान भरता है, लेकिन अचानक वो बीच रास्ते में ही रुक गए क्योंकि सबसे बड़ी राजकुमारी तांग रुवेई उनके रास्ते में आ जाती है। अब इधर दूसरी ओर बे महल में जासूसी कर रहा होता है और राजकुमारी को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो बहुत हद तक हूबहू उस छोटे लड़के जैसी दिखती है जिससे वो पहले मिला था। उधर राजकुमारी अपने पिता से गुजारिश करती है कि वो पूजा समारोह ना करवाए क्योंकि हर बार इसका बुरा अंजाम हुआ है, लेकिन राजा सू जियांगसू के प्यार में अंधा हो चुका था और वो उल्टा राजकुमारी को ये समझाने लगता है कि उसे सीमा से शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर रुवेई गुस्से में आ जाती है और सीमा पर आरोप लगाती है कि वो एक साधु है और उसके मन में बुरी मंशा है। इसी बीच सीमा राजकुमारी को एक गुलाब का फूल देता है जिसे वो गुस्से में फेंक देती है
हालांकि फूल का कांटा उसकी उंगली में चुभ जाता है, जिससे उसका खून निकल गया, जिसे रानी नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। इधर देर रात बे अपने असली रूप में गार्ड से बचता हुआ शाही समाधियों वाले कमरे में घुस गया, जहां वो समाधियों की खोज करते हुए और कई सारी चीजों को इकट्ठा करता है, जैसे नाइट पर्ल। इसके बाद वो सांप के आकार वाली तलवार को देखता है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाता है अचानक ही उस पर कई तीर एक साथ बरसने लगते हैं, लेकिन तभी कोई उसे एक गुप्त दीवार के अंदर खींच लेता है। इधर आ। इस दौरान जब बे की नजर ऊपर की ओर गई तो उसने देखा, अरे ये तो वही छोटा लड़का तांग ये है जो सामने खड़ा है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। अब इधर तांग ये बताता है कि शाही समाधियों का हाल ही में हुई ज़ोंबी घटनाओं से कोई ना कोई संबंध तो है। धीरे धीरे वो दोनों एक बड़े से दरवाजे की ओर सीढ़ियां चढ़ते हैं, जहां दरवाजा खुलने पर उन्हें एक और कब्र दिखती है, जो कि उनके साम्राज्य के सम्राट की समाधि थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो समाधि 100 साल पुरानी होने के बावजूद भी बिल्कुल साफ और चमचमाती हुई थी। तभी उनकी नजर नीचे की ओर गई और देखते ही देखते उनके चारों ओर लाल पैटर्न बन गए, जिसे देखते ही बे पहचानता है कि ये खून चूसने वाली जादुई संरचना है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। वो कहता है कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना चाहिए, लेकिन तांग ये उसकी बात नहीं मानता और अपने राज्य को बचाने के लिए ताबूत को जलाने की कोशिश में लग जाता है, जिससे बे को अब ये पूरा यकीन हो जाता है कि तांग ये असल में राजकुमारी है। लेकिन वो इनकार करते हुए कहती है कि मैं एक पुरुष हूँ। इसके बाद बे जबरदस्ती उसे नाइट पर्ल खिलाता है, जिससे वो गहरी नींद में चली जाती है। इधर वापस डिलाइट हाउस पहुंचने के बाद राजकुमारी को रस्सियों से बांध दिया गया। वहीं बे और सू जियांगसू ये सोच रहे होते हैं कि आखिर उस जादुई संरचना को कैसे तोड़ा जाए। राजकुमारी उनकी अजीब अजीब सलाहें सुनकर गुस्से में पागल हो जाती है और आखिरकार रस्सियां तोड़ देती है। वो उन पर चिल्लाते हुए कहती है कि अगर उन दोनों में से किसी ने भी उसके पिता को नुकसान पहुंचाया तो वो उसकी गुद्दी नाप देगी। अब इससे ये साफ हो जाता है कि वो सच में शांग च्युआन राज्य की राजकुमारी है। उसके बाद राजकुमारी और सू जियांगसू के बीच एक लंबी बातचीत होती है, जहां सू उसे अपनी पीठ पर लगा गहरा जख्म दिखाती है, जिसे देखकर राजकुमारी बुरी तरह से चौंक गई। अब थोड़ी ही देर में सू बे को वापस बुलाती है और जहां वो दोनों राजकुमारी को रोते हुए पाते हैं, लेकिन आखिरकार वो उनके प्लान से सहमत हो जाती है। अगले दिन रुवई अपने पिता से वादा करवाती है कि वो उसकी शादी में दखल नहीं देगा, वरना वो सू को राज्य से बाहर भेज देगी, जिससे राजा खुशी खुशी वादा कर देता है। इसके बाद शू जियांगसू राजकुमारी को अपनी जिंदगी की सच्चाई बताती है कि असल में वो एक इंसान और एक राक्षस राजा की संतान है। दरअसल हजारों साल पहले इंसानों और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। अपने जन्म से ही राक्षस राजा को एक आंख नहीं पसंद थी, वो उससे बहुत नफरत करता था। उसका मानना था कि उसे जन्म लेना ही नहीं चाहिए था। अब राजा इतना दुष्ट और निर्दयी था कि वो हमेशा सू और उसकी माँ को मारता पीटता रहता था और फिर आखिरकार सू की माँ ने अपनी जान देकर सू को बचाया। अब इधर सू राजा की इकलौती संतान थी, जिसने पूरी तरह से राक्षसी खून विरासत में पाया था। इसीलिए अब राक्षस राजा उसे फिर से राक्षसों की दुनिया में वापस लाना चाहते थे। इधर सभी बच्चे ताबूतों पर एक कतार में लेटे हुए होते हैं। उनके बीच बे भी एक साधारण बच्चे के भेष में हुआ था। इसी बीच जैसे ही गार्ड वहां से गए, बे अपने असली रूप में लौट आया और साथ ही उसने बच्चों पर जादुई धूल छिड़क दिया ताकि वो जाग जाए। इस दौरान उधर राज्य के लोग पूजा समारोह के लिए इकट्ठा हो चुके होते हैं, जहां ग्रैंड मास्टर सीमा मंच पर आकर समारोह की शुरुआत करता है। वो जमीन पर एक हल्की लात सी मारता है, जिससे तुरंत जमीन से एक सीढ़ी बाहर आती है। लेकिन जब लोग देखते हैं तो वहां कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता, क्योंकि बच्चे तो पहले ही जाग चुके थे और अगले ही पल वो बाहर आकर जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच सू जियांगसू मंच पर आकर सीधे राजा को प्रपोज करती है और साथ ही बड़े टेढ़े लहजे में वो ग्रैंड मास्टर सीमा को कहती है कि वो जाकर राक्षस राजा को बता दे कि वो वापस राक्षसों की दुनिया में नहीं जाएगी। इधर बे भी अपने असली रूप में बदल जाता है, जिससे सीमा चौंक जाता है। पल भर में इतना सब देखकर सीमा गुस्से में ऊपर उड़ जाता है और साथ ही अपनी असली पहचान सबके सामने ले आता है। असल में वो एक पेड़ राक्षस निकला जो सू को वापस ले जाने के लिए आया था। इधर राजा ये देखकर बेहोश हो जाता है। अब इस दौरान ये भी खुलासा होता है कि ग्रैंड मास्टर सीमा दरअसल राक्षस
क्यूओ है जो देखने में बिल्कुल एक मकड़ी जैसा था। असल में सू की वजह से माँ मर गई थी, इसी वजह से वो उस पर गुस्सा था और उससे बदला लेना चाहता था। अब इस दौरान बे उस पर हमला करता रहता है। भले ही सू बीच में दखल देता है लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता। दोनों के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होती है जिसका नतीजा बड़ा मजेदार निकलता है। दरअसल बे उसे काट छाट कर फर्नीचर जैसा बना देता है और फिर उसे एक कुर्सी में बदल देता है, जहां वो ये बताता है कि खून से बनी हुई खतरनाक जादुई व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। कि तभी अचानक जमीन से एक बहुत बड़ा लाल गुलाब निकला जो कि राजकुमारी के खून से एक्टिव हुआ था, जिसका मतलब ये था कि वो ड्रैगन बॉल वंश की वारिस है। धीरे धीरे वो खून पूरे इलाके में फैल जाता है जिससे लोगों को बहुत तेज दर्द होने लगा और उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो उनका खून चूसा जाने लगा हो। अब चूंकि इस जादू को तोड़ने वाली सिर्फ राजकुमारी ही थी, वो बिना अपने जान की फिक्र किए नीचे जाकर जादू तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन ये क्या, वहाँ पर वो अपने पूर्वज को अपनी कब्र पर खड़ा पाती है। वो गुस्से में उससे पूछती है कि क्या ये सब फैलाया हुआ रायता आपका है, जिस पर वो बूढ़ा खुशी से हामी भरता है, हाँ हाँ मेरा है। ये सुनते ही गुस्से में राजकुमारी अपने हाथ में चाकू मारती है और बहते खून से जादू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो चिरकुट बूढ़ा उसकी सारी एनर्जी चूस लेता है जिससे जादू का प्रकाश धीमा पड़ने लगता है। इधर अगले ही पल बे तुरंत कूद कर उसे पकड़ लेता है। अब ये देखकर बूढ़ा आदमी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है क्योंकि ड्रैगन बॉल वंश ने उसे गोल्डन पिल लेवल तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर भी अपना बे उसे एक ही घूंसे में दीवार में दे मारता है। फिर वो उसे आसमान में फेंक कर वापिस नीचे पटकता है। इसके साथ ही बे पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, जहाँ वो अपने स्पेशल तलवार और जादुई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए उसकी हर हड्डी तोड़ देता है और उसे वापस उसकी कब्र में फेंक देता है। इसके बाद बे राजकुमारी को किसी दुल्हन की तरह गोद में उठाकर ऊपर लाता है जो उसे थम्स अप देती है। वहीं सू उसकी मरहम पट्टी करने में लग गई, जहां राजकुमारी बे से कहती है कि वो सभी शाही कब्रों को जला दे। ये सुनते ही बे एक जली हुई कागज की पर्ची से पूरे कब्रिस्तान को जला देता है। अब इसी बीच एक फ्लैशबैक दिखता है जहां बे बचपन में कुछ खंडरों के अंदर मरे हुए राक्षसों के बीच अकेला खड़ा था। तभी आकाश से एक आदमी आता है और वो उसे साधना यानी कि कल्टीवेशन के रास्ते पर चलने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। इधर प्रेजेंट में बे का घोस्ट फ्रेंड लिंक दिखाई देता है जो कि आत्माओं को ले जाने के लिए कूदता है जो इस खून से बने जादू में बंधी थी। इस दौरान सू आती है और कहती है कि राजकुमारी रेवई अब ठीक हो जाएगी क्योंकि उसके पास श्रेक बॉल वंश का खून है। रेवई उसका स्वाद चखती है और कहती है कि इसमें कुछ खास नहीं है, जिस पर सू उसे एक पुरानी कहानी सुनाती है जिसमें एक देवी और एक अमर नाग ने प्रेम किया था और उनकी एक बेटी हुई थी। इसका मतलब था कि रेवई का खून बहुत ही कीमती है और उसे छुपा कर रखना चाहिए वरना खतरा हो सकता है। इधर रेवई सोचती है कि क्या बे सच में इतना शक्तिशाली है क्योंकि वो तो अभी भी साधना के शुरुआती लेवल पर है, जिस पर सू उसे समझाती है कि बे अनोखा है और भले ही वो शुरुआती लेवल में है पर उसे तलवार मास्टर के रूप में आम जनता और राक्षसों दोनों द्वारा सम्मान मिलता है। दूसरी ओर लिंक बे से कहता है कि दोबारा जन्म लेना इतना बुरा भी नहीं है और उसे अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन बे उसकी ना सुनते हुए उससे जीवन बढ़ाने के लिए और समय मांगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अगले लेवल तक पहुंचने के बहुत ही करीब है। जिस पर लिंक बड़ी जोर से हंसता हुआ कहता है, भाई साहब पिछले 3000 सालों से यही बहाना बना रहा है तू, और तुम्हारे आखिरी मांगे हुए 10 दिन की मोहलत में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इसके साथ ही लिंक एक पोर्टल के जरिए वहाँ से चला जाता है। उधर राजमहल में सम्राट बे को थैंक यू करता है, साथ ही वो उससे रिक्वेस्ट भी करता है कि बेटा मेरी फूल कुमारी का ख्याल रखना, जिससे बे बचने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सम्राट कहता है कि तुम्हें इसे बस थोड़ा सा ट्रेन करना है ताकि वो भविष्य में इसके ढोलू भोलू राज्य की रक्षा कर सके। अब बे ये भी बताता है कि दरअसल उसके पैर के तालू में तिल है, इसीलिए वो हमेशा यात्रा करता रहेगा। जिस पर रेवई कहती है कि उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें मेरा ठीक सा ख्याल रखना होगा। उनकी ये बातें रात के डिनर तक ऐसी ही चलती रही और थोड़ी ही देर में वो दोनों एक साथ एक बिस्तर पर दिखते हैं। भाई साहब मानना पड़ेगा अपना नल्ला तो कुछ ज्यादा ही तेज निकला, पर इस दौरान बे का मानना था कि रेवई उसके साथ नहीं रहे तो ही बेहतर रहेगा क्योंकि उसका खून उसे यात्रा के दौरान खतरे में डाल सकता है। अब देर रात बे एक नकाबपोश आदमी से लड़ता हुआ दिखाई देता है जो असल में और कोई नहीं बल्कि लिंग ही था। वो वहाँ उसे बताने आया था कि उसकी लाइफ लाइन का टाइम अब खत्म हो गया है। इधर बे फिर से उसे लाइफ बढ़ाने के लिए मिन्नत करता है। तभी अचानक उसके मुंह में एक मोती फेंका जाता है जिसे निगलने से उसकी उम्र
उम्र 4 साल और 355 दिन बढ़ जाती है। अरे अरे, चौंकने की जरूरत नहीं है, ये सब सू की बदौलत हुआ था। लेकिन अपना नल्ला सुपरस्टार इस दौरान शिकायत करता है कि वो दवा बहुत ही कड़वी थी, जिससे सू नाराज हो जाती है। इसी दौरान बे ये भी बताता है कि फेन ने जो दस्तावेज दिया था वो शायद अब ट्रांसलेट हो चुका है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उधर लिंक सोचता है कि सू बे की इतनी मदद क्यों करती है, जिसके जवाब में सू कहती है कि तुम भी तो बे की इतनी मदद करते हो। वहीं दूसरी तरफ वे युनजी से बे से ट्रेनिंग दिलवाने की मिन्नत करती है। इस पर युनजी कहता है कि वो सीधा फैसला नहीं ले सकता, लेकिन वे के अपने लोगों की रक्षा करने के इरादे से इंस्पायर होकर वो भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि बे अभी साधना में बिजी है और कोई उसे परेशान नहीं कर सकता। इस दौरान युनजी ये भी बताता है कि हाल ही में उन पर थंडर बीस्ट ने हमला किया था, जिससे अब राज्यों में पैसों की कमी है। वो संकेत देता है कि अगर वे बे को कुछ उपहार भेजे तो शायद वो उसे मिलने देगा। बस फिर क्या था, ये सुनते ही वे इसके लिए बड़ी रकम भेजने को तैयार हो जाती है। अगले दिन युनजी बे को पहाड़ पर ले जाता है। वहाँ बे उसे देखकर भड़क जाता है और सब बड़ों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो वहाँ बस गप्पे सुनने आए थे। वो बताते हैं कि वो उपहार लेकर आए हैं, लेकिन बे सिर्फ उस ट्रांसलेटेड दस्तावेज में रुचि दिखाता है। इस दौरान बे वही को वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो जाती नहीं तो बे उसे अपना गाइड बना लेता है। आगे बे वही से दस्तावेज का ट्रांसलेशन करवाता है, लेकिन उसका लिखा वो कुछ भी नहीं समझ पाता, जिस पर वही उसे समझाती है कि इसमें अमर होने की शक्तियों का जिक्र है जो जीवन और मृत्यु से मुक्त है, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा कि बे कैसे अलग लेवल तक पहुंच सकता है। इस पर बे मानता है कि हुंग फू ने पत्थर पर लिखी बातें ठीक से कॉपी नहीं की होगी, इसीलिए वो खुद वहां पर जाकर उन्हें कॉपी करने का सोचता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं, जहां अचानक फांग आ धमकता है। वो बिना कपड़े बदले ही वहां पर आ गया था। दरअसल वो ये सुनकर चौंक गया था कि बे उसे फिर से उसी खंडर जगह पर ले जाना चाहता है जहां फूंग पहले भी गया था। इस दौरान फूंग बताता है कि अरे बच्ची ने पत्थर की उस स्लेट को सही से कॉपी किया था, अभी फिर से ये शमशान में काई को जाना। लेकिन बे फिर भी उसे चलने के लिए मनाता है। उसका कहना था कि वो चाहता है कि उसके अगले लेवल तक पहुंचने की जर्नी वो भी देखे, और साथ ही वो वेई से भी ये कहकर चलने को कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग में भी हेल्प होगी और क्या पता थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाए। अब शुरू में तो वही 2 मिनट सोचती है कि वो ऐसी खतरनाक जगह पर जाए या नहीं, पर जैसे ही बे उससे उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता है वो तुरंत मान जाती है, और इसके साथ ही अगले ही पल वो लोग उस खंडर जैसे वीराने की ओर बढ़ जाते हैं। इस दौरान वो रास्ते में कई अजीबो गरीब जानवरों से मिलते हैं, जिनमें से एक जानवरों का ग्रुप तो बहुत ही खतरनाक था, लेकिन अपना बंटई फांग के आगे किसी की कुछ चल सकती थी क्या। वो आसानी से उसे हरा देता है और आखिरकार वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां दूर दूर तक बस रेत ही रेत थी। इस दौरान वहां जमीन पर वही को कुछ बेहद ही अजीब पर प्यारी आंखें उगी हुई दिखती है, जो कि असल में एक खतरनाक ज़ोंबी था जिसे फांग एक झटके में मार देता है। इधर इसी बीच वही घायल हो जाती है और उसके खून से एक जादू एक्टिव हो जाता है जो असली पत्थर की स्लेट को अचानक उनके सामने ले आता है। उस स्लेट को देखते ही बे बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और अगले ही पल उस पे जो भी लिखा हुआ था उसे कॉपी करने में लग गया। अब इधर जैसे ही राजकुमारी ने उस स्लेट को छुआ तो अचानक वहां पर बहुत जोर से भूकंप आ गया और अगले ही पल उनके पीछे की ओर एक नई सिटी जमीन से ऊपर निकलती है। धीरे धीरे वो उसकी ओर बढ़ते हैं जहां उन्हें सब बहुत ही अजीब सा लगता है। दरअसल उस सिटी से लोगों की आवाजें तो आ रही थी पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी बे का दिमाग चलता है और उसे याद आता है कि डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ इन्हीं बातों का जिक्र था। उसका मानना था कि क्या पता ये आवाजें उन्हीं लैंड इमोर्टल्स वाली आत्माओं की हो जो हेड्स लेवल में फंसे हुए थे। इसके बाद जब वो शहर में आगे बढ़ते हैं तभी देर रात उन्हें अचानक बहुत जोर की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। इधर हुंग फुंग का मानना था कि जब तक हम राधा नाम नहीं लेंगे तब तक ये शोर बंद होने से रहा। इसके बाद बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके आखिर बे ने उस स्लेट का एक वर्ड कॉपी किया। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान बे राजकुमारी को स्पिरिचुअल एनर्जी की ताकत दिखाता है कि कैसे वो उसकी मदद से एक झरने के पानी को कंट्रोल कर रहा होता है। पहले तो राजकुमारी की कोशिश से बस एक पानी की बूंद थोड़ी सी हिलती है, मगर थोड़ी ही देर में राजकुमारी ने उस स्किल में मास्टरी की और ये देखकर बे भी चौंक गया। वो
वो उस झरने का बहाव और वेव्स बड़ी आसानी से कंट्रोल कर रही थी। इधर अपनी शक्तियों की मदद से राजकुमारी थोड़ी ही देर में बहुत सारे अलग अलग जानवर बनाती है। वहीं दूसरी तरफ कहीं किसी कारखाने में एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ अपने बॉस लायन तक ये खबर पहुंचाता है, साहब जी उधर पता नहीं कहां से अचानक एक नया शहर आ गया, वो भी बहुत डरावना, कुछ तो करिए। और इसके बाद सभी लेवल से आए साधक उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे थोड़ी ही देर में सब गायब हो जाते हैं। अब इधर वेई लगातार आगे बढ़ते हुए रिफाइनिंग के 7वें स्टेज तक पहुंच जाती है और जल्द ही वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल तक भी पहुंच जाएगी। इस पर पास खड़ा बे पूरी तरह से जल भुन गया। वो शिकायत करता है कि आखिरकार कैसे वे 3 दिन में फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंच गई, जबकि वो खुद इसे पार करने के लिए पिछले 3000 वर्षों से कोशिश कर रहा है। अब उधर जवान लड़ाई करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बूढ़ों को अभी भी ऐसा लगता है कि दूसरी टीम कुछ ज्यादा ही मजबूत है। इसी बीच अचानक आसमान से बहुत सारे बीस्ट एक साथ आ धमकते हैं, जिसके साथ ही एक वेव धमाका होता है और अचानक सारे के सारे जवान उनके वश में हो जाते हैं। उनकी आंखें बुरी तरह से लाल हो चुकी होती है और अगले ही पल उनके कदम सिटी की ओर ये कहते हुए बढ़ने लगे कि राजा को मारो। इसी बीच अचानक हजारों तीर उनकी दिशा में छोड़े जाते हैं, जिसके लिए रेन एक बैरियर तैयार करता है। लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर में रेन को पकड़ लिया जाता है और उसके शरीर को एक बुरी शक्ति अपने साथ बंधक बनाकर ले जाती है। इधर बे अभी भी उसी बात पर अटका हुआ था कि वे 3 दिन में फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल तक कैसे पहुंच गई, जबकि वो खुद 3000 वर्षों से कोशिश कर रहा था। इस पर वे उसे बताती है कि जो लोग बड़े लेवल को पार करने के बाद भी अमर नहीं बन पाए, वो अब धरती पर अमर हो गए हैं और साधकों के दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। वे आगे ये भी बताती है कि ड्रैगन बॉल का ब्लड एशियंट सिटी को एक्टिव कर सकता है। इसका मतलब ये है कि पूजा समारोह वाले दिन उन्होंने लैंड इमोर्टल्स को भी एक्टिव कर दिया है। इसके बाद वो सब नीचे पहाड़ी से उतरकर अलग अलग पार्टी के उन सभी नेताओं से मिलते हैं जिनके सैनिक गायब हो गए हैं। इस दौरान एक राक्षसी एरिया का आदमी नक्शे पर बताता है कि आखिर वो सिटी है कहाँ। इधर लायन रेन के लिए बहुत परेशान होता है, जिसे देखकर सभी उसे दिलासा देते हैं, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। वे सबकी बातें ध्यान से सुनता है और बताता है कि वो नगर अक्सर अपनी जगह बदलता रहता है। इसी बीच लायन बे से गिड़गिड़ाकर अपने भाई बहन रेन को बचाने की प्रार्थना करता है, क्योंकि उसे अपने भाई का दर्द महसूस हो रहा था। और इस दौरान वही एक जादू से उस सिटी की सही स्थिति का पता लगा लेती है, जिसके बाद सभी वहां पर पहुंचते हैं, जहां कई राक्षसी पार्टी के गुरु और शिष्य बे का इंतजार कर रहे थे। उधर लायन परेशान था कि क्या वो अपने भाई को बचा पाएगा, लेकिन तभी हुंग फू उसे आकर भरोसा दिलाता है कि बेडू डोंट टेक टेंशन, जब तेरे पास है बे वाला पेंशन। हालांकि सू और उसकी चेली हुंग फू के इस बात का मजाक उड़ाती है। इसी बीच सू की चेली बे से जुड़ने की जिद करती है, जिससे सू नाराज हो जाती है। अब इस बीच धूल उड़ाता हुआ बे नगर के अंदर प्रवेश करता है, जहां एक अजीब तरह का सन्नाटा पसरा हुआ था। इस दौरान जमीन से अचानक एक पागल सैनिक निकलकर उस पर हमला कर देता है। अब बे उसे लड़ने का मन बनाता ही है कि अगली नजर में उसे वो बहुत सारे दिखने लगते हैं। दरअसल वो चलती फिरती लाशें थी, जिसे बे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन संख्या बहुत अधिक होने की वजह से वो एक ही छलांग में उन्हें राख और हड्डियों में बदल देता है। अब उधर उल्टा लटका रेन किसी के आने पर खुश हो जाता है, लेकिन वो अभी भी उस दुष्ट शक्ति के वश में था जो उसके इमोशंस को दबा रही थी। वहीं दूसरी तरफ बे सभी को मारता हुआ रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है, साथ ही वो मरे हुए लोगों को अंतिम सम्मान भी देता है। अब इधर अगले ही पल वो तलवार जमीन में मारकर एक बार फिर से हमला करता है, जिससे रेन कुछ देर के लिए होश में आ गया। वो उसे गोद में लेकर कुछ कहने ही लगा था कि इतने में रेन के अंदर मौजूद उस दुष्ट शक्ति ने बे पर हमला कर दिया, पर समय रहते बे उसे पकड़ लेता है और इसके साथ ही रेन का शरीर हवा में झूल गया और बे पर हमला कर दिया। अब इधर बे बचते हुए बार बार चेतावनी देता है कि उसके शरीर से बाहर आ जाए, जिसके बाद वो शहर धीरे धीरे जमीन में समाने लगता है, लेकिन बे अपनी तलवार फेंक कर उसे रोकता है। वो दोनों बाहर निकल आते हैं। इधर वे उसके पास आकर उसे थप्पड़ मारती है, ये देखने के लिए कि कहीं वो किसी बुरी शक्ति के वश में तो नहीं है। उधर बे लायन को बताता है कि वो रेन को जबरदस्ती नहीं बचा सकता था, वरना उसे और चोट पहुंचती। अब ये सुनकर लायन दुखी हो गया, लेकिन तभी पास खड़ा हुआंग फू से दिलासा देता है, टेंशन नहीं लेने का बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। अब इस दौरान बे लायन से पूछता है कि क्या कोई ऐसा भी था जो शहर से बाहर निकल पाया।
अब ये सुनकर वो उसे एल्डर ली के बारे में बताता है। इधर रेन एक राक्षस से विनती करता है जिसने काला पर्दा पहने हुआ था कि वो उसे मार डाले क्योंकि वो बंधा हुआ है, लेकिन इस पर वो राक्षस अपनी योजना बताता है। वो चाहता है कि वो रेन को चोट पहुंचाए ताकि और भी शक्तिशाली साधक उसे बचाने के लिए आए और फिर वो सब के सब शेन वंश के पुतले बन जाए। लेकिन जब वो दुष्ट आदमी सुनता है कि वो बे को हरा नहीं सकता तो वो गुस्से में रेन को चाकू घोंप देता है और ठीक उसी समय इधर लायन को भी वही दर्द महसूस होता है। इसके बाद लायन एल्डर से मिलने जाता है जो दरअसल बीमार होने का नाटक कर रहा था। वो पूछता है कि क्या उसे कुछ याद है। इस पर एल्डर कुछ बोलता नहीं बल्कि उससे माफी मांगने लगता है। तभी राजकुमारी और ह्यूंग फू की चेली भी अंदर आते हैं और वो दोनों उसे जियांग सूप ऑफर करते हैं जिसे वो मना कर देता है, लेकिन वो नहीं मानते और उसे जबरदस्ती पिला ही देते हैं क्योंकि असल में वो एक ऐसी दवाई थी जो उसकी याददाश्त लौटाएगी। इस दौरान चेली लॉयन से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि ये आदमी नकली है। अभी लॉयन का रूप बदलता है और वो बे बन जाता है। वो बताता है कि उसे याद नहीं कि उसने कैसे पहचाना, बस यही तो उसका टैलेंट है। वो उसकी पूछताछ शुरू करते हैं जहाँ वो आदमी बताता है कि वो एक लैंड इमोर्टल है, जिसे सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर वो सच बताता है कि राजकुमारी ने रेन को पकड़ लिया है और सम्राट को मारकर शांग वंश को फिर से जीवित करने की योजना बना रहे हैं। इसी बीच खोपड़ी वाला प्राणी उस दुष्ट आदमी का मजाक उड़ाता है और उसे उसकी बुराइयों के लिए कोसता है क्योंकि वो सभी अब केवल आत्माएं हैं। फिर पता चलता है कि ये प्राचीन शहर असल में विजडम इमोर्टल द्वारा बनाया गया है, एक महल है और वही खोपड़ी असल में इमोर्टल है। इसके साथ ही बे और दोनों लड़कियां नकली एल्डर से पूछताछ खत्म करती है जहां नकली एल्डर लिंग को बुलाता है और वो अचानक हवा में प्रकट हो जाता है जिससे वेई डर जाती है। अब इस दौरान लिंग बे को कहता है कि वेई को काबू में रखे क्योंकि बहुत सी बुरी आत्माएं उसकी फिराक में घूम रही है। इसके साथ ही वो उस आदमी की आत्मा चूस लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो आत्मा भागने की कोशिश करती वो उसे कैद कर लेता है। इसके बाद वो बे को एक पर्चा देता है जो कि एक स्पेशल काउंटर फॉर्मेशन है। बाद में बे सभी संप्रदायों जिसमें जस्टिस लीग ऑफ कल्टीवेटर्स और डीमन सेक्ट भी है, वो उन सभी को बुलाकर उनके साथ मिलकर लड़ने की अपील करता है। अब जबकि प्राचीन शहर हर 3 दिन में प्रकट होता था, इसीलिए उन्हें जल्दी योजना बनानी होती थी। बे सबको काउंटर फॉर्मेशन बांट देता है और फिर बे की तलवार की मदद से शहर का स्थान खोजने की योजना बनती है, लेकिन ह्यूआंग फू उसे चिढ़ाता है कि उसकी तलवार उड़ नहीं सकती, जिससे बे गुस्से में उसे पीट देता है और बताता है कि वो उसकी एनर्जी को महसूस कर सकता है। इसी बीच सब लोग पूछते हैं कि आखिर लॉयन कहाँ है। तभी धुएं में से एक बहुत बड़ा योद्धा निकलता है और बे से अपने बड़े भाई को बचाने की प्रार्थना करता है और ये बहुत बड़ा योद्धा कोई और नहीं, असल में लॉयन भाई साहब ही थे। इधर शहर के चारों ओर पोस्टर लगाए जा रहे थे कि लोग घरों से बाहर ना निकले क्योंकि आज राक्षसों का हमला होगा और इस बार एंशिएंट सिटी शांग चुयान किंगडम में प्रकट होगा, जिससे राजकुमारी बहुत परेशान हो जाती है। अब इसी बीच शहर प्रकट होता है और सभी पार्टियों के सबसे ताकतवर साधक वहां पर गश्त लगाए खड़े हुए थे। इसके साथ ही पार्टी हेड अपने चेलों को युद्ध का आदेश देते हैं। एक और जहां शू और उसकी पार्टी संगीत बजाते हैं जिससे कि वो सभी अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी पार्टी वाले लोग भी अपने अपने तरीकों से तैयारी करते हैं। इस दौरान रेन सिंहासन पर बैठा हुआ काफी गुस्से में लग रहा था कि उसे बड़ी चतुराई से घेर लिया गया है। वो एक लाल आग जैसा छोड़ता है जो कि पूरे राज्य में फैलने लगती है। इसी बीच कंकाल सैनिक वहां से निकलकर चारों ओर फैल जाते हैं। इसके साथ ही युनजी सबको हमला करने का आदेश देता है और पूरी साधक सेना कंकाल सैनिकों का सफाया करने में लग जाती है। फिर सू के आदेश से कंकाल जम जाते हैं जिससे उन्हें मारना आसान हो जाता है। फिर बुरी आत्माएं भी हमला करती है लेकिन उन्हें भी जल्दी हरा दिया जाता है। इधर बे और वही जमीन से सब कुछ देख रहे होते हैं कि तभी वही को ऊपर भेजा जाता है ताकि वो बाकी साधकों की मदद करे। उधर लॉयन अपने विशाल अवतार में आता है लेकिन बे उसे रोक लेता है। इधर जब रेन और राजकुमार देखते हैं कि उनकी सेना तबाह हो रही है तो वो गुस्से में खुद लड़ने के लिए निकलते हैं। रेन साधकों को पकड़कर मारने लगता है जिससे साधक तितर बितर हो जाते हैं। अब युनजी दूसरों को मदद करने के लिए भेजता है जबकि वो खुद रेन को रोकने का डिसीजन लेता है। जैसे ही राजकुमार युनजी पर हमला करने वाला होता है तभी लॉयन बीच में आकर हमला झेल लेता है क्योंकि लॉयन जानता था कि जो चोट वो खुद खाएगा वो राजकुमार को भी लगेगी। इसके साथ ही दोनों भाई एक भयंकर युद्ध में भिड़ जाते हैं जिसमें रेन उसे धोखा देने की कोशिश करता है। क्या लॉयन उसके इस धोखे से बच पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।